student, in this clip we are starting a new chapter, marginal costing. Marginal costing. As we know, marginal means extra, some incremental cost. अब हम कंपनी में देखते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है. Fixed cost remains constant at all level of activities, but variable cost changes according to the output level. At higher level of output, there will be the more variable cost. At low level of output, there will be the low variable cost. इसका मतलब marginal costing जो है that we use for the decision making का. जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट जो होता है पीरियड कॉस्ट है जो फिक्स है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द आउटपुट. एक बार आपका फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो गया है तो वापस से इनकर्ड नहीं होगा. इसका मतलब जब हम कोई नया ऑर्डर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो उस समय वेरिएबल कॉस्ट कोई पे ही हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि फिक्स कॉस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है. एग्जाम्पल के लिए किसी घर में या किसी घर का रेंट 10,000 पर मंथ है, उसमें 2 मेंबर रहते हैं. कल को 4 मेंबर हो गए, 5 मेंबर हो गए, तो आपका फिक्स कॉस्ट रेंट 10,000 ही होगा. अगर चेंज होगा तो 2 मेंबर का जो एक्सपेंसेस था डेली यूज के लिए वो 5 मेंबर हो गए, तो उसका एक्सपेंस हमको काउंट करना पड़ेगा, ना कि वो रेंट पे ध्यान देना है. इसका मतलब जब हम लोग को कोई नया ऑर्डर मिलता है अलॉन्ग विद द एनी रनिंग ऑर्डर्स, तो उस नए ऑर्डर को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एज ए अपॉर्चुनिटी, तो उस समय हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि उस नए ऑर्डर को हम लोग एक्सेप्ट करें कि नहीं. वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट का यूज़ हम और अच्छे से कर लेंगे कि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो गया है. अब जो हमको इनकर्ड करना है खाली वेरिएबल कॉस्ट पे ही ध्यान देना है. तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है that we use for the purpose of making decision in case when we are going to receive new offer or new order. जैसा हम लोग बोलते हैं कि कॉस्टिंग में 2 अप्रोच होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होता है इन दैट वी कंसीडर द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड दैट वी यूज फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस एट द एंड ऑफ द ईयर. कि जैसा आप अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन हो गया, तो उस समय जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ था उसका हम टोटल मारते हैं, उसको लिख देते हैं. दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है. लेकिन अगर हमको कोई नया ऑर्डर एक्सेप्ट करना है कि नहीं, तो अभी तक हमने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया नहीं है लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़े, तो उस समय हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है. और डिसीजन लेते समय हमको ये देखना पड़ता है कि उस ऑर्डर को लेने के बाद हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग वहाँ पे यूज होता है. तो यहाँ पे देखा कि कॉस्ट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट, बराबर, दैट इज कांस्टेंट. जैसे एग्जांपल के लिए आप जो 500 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो, कल को अगर मैं 700 या 800 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन करना चालू करूँ तो आपका फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा और चेंज होने वाला नहीं है. चेंज क्या होगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट. इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, दैट इज डायरेक्टली रिलेट विद द प्रोडक्शन. कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा. तो ये क्या है, तुम्हारा अप एंड डाउन होता है.
more production, more variable cost. So for the purpose of decision, we have to consider the variable cost, not the fixed cost. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से कि अगर आपका ऑर्डर चेंज होता है तो आपका फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट ही प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है. एग्जाम्पल देख लो. रुपीस कॉस्ट पर यूनिट, रुपीस कॉस्ट पर यूनिट. ये समझो हमारे पास 5000 यूनिट्स का ऑर्डर था. सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, तो 10 इंटू 5000, 50,000 हो गया सेलिंग प्राइस. लेस वेरिएबल कॉस्ट समझो है 4 रुपीज. 4 इंटू 5000, 20,000, ये हो गया 30,000 और ये हो गया 16 रुपीज. इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन. लेस फिक्स कॉस्ट, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 20,000 है. 20,000 डिवाइड बाय 5,000 तो ये हो जाएगा 4 रुपीज. तो 10,000 इज योर प्रॉफिट. दिस इज 12 रुपीज प्रॉफिट. 6 रुपीज और 2 रुपीज प्रॉफिट. ठीक है. अब अगली बार मैंने 7,000 का ऑर्डर एग्जाम्पल के लिए लिया. अब देखो यहाँ पे 5,000 से 2,000 यूनिट्स इंक्रीज हो गया है. ठीक है. तो अब सेलिंग प्राइस समझो 10 रुपीज है, तो 70,000 हो गया. 7,000 ये 4 रुपीज है, तो 28,000 हो गया. ये 6 रुपीज आ गया, ये 42,000 हो गया. लेकिन जो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है 20,000 और 20,000 ही रहेगा. तो 20,000 डिवाइड बाय 7,000 किया तो आपका सीपीयू का कॉलम आ जाएगा 2.86. ये आ गया 22,000. ठीक. अब देखो यहाँ पर आपका 10,000 से प्रॉफिट हो गया 22,000. तो कितने के चेंजेस आए? 12,000 का चेंजेस आया. और ये जो 12,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ फिक्स कॉस्ट की वजह से हुआ? नहीं. देयर इज नो चेंज इन द फिक्स कॉस्ट. बराबर. लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन पे कितने का डिफरेंस है? 12,000 का डिफरेंस है. बराबर. तो यहाँ पर जो भी डिफरेंस अराइज हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. बराबर. तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने की वजह से और सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से आपके प्रॉफिट में चेंजेस आए. फिक्स कॉस्ट कुछ चेंज हुआ नहीं. तो जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ की वजह से हुआ है. ये यहाँ की वजह से. ठीक है. यहाँ की वजह से मतलब इन दोनों को जो हमने डिफरेंस निकाला 30,000 से 42,000, वो डिफरेंस ही तुम्हारा क्या है? मार्जिनल. तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग. It is arise because of change in the variable cost
not because of change in the fixed cost. तो एक छोटा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का. तो इट इज अ कॉस्टिंग टेक्निक it is a costing technique where only variable cost or direct cost will be charged to the cost units produced. Will be charged to the cost unit produced. Only variable cost. बराबर. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमको पूरा का पूरा ध्यान वेरिएबल कॉस्ट पे देना है, क्योंकि वी कैन नॉट change the fixed cost, we cannot avoid the fixed cost, but we can change or we can control the variable cost. तो इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं कि जब हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट, और जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल. बराबर. तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी ये यूज होता है. अब हम लोग एक एग्जाम्पल सम बनाते हैं और उस एग्जाम्पल सम में हम लोग एक इक्वेशन कंसेप्ट क्लियर करेंगे और साथ साथ में फॉर्मूला को लेकर सम सॉल्व करते जाएंगे और फॉर्मूला भी याद करते जाएंगे. तो इससे क्या होगा कि हमारा एक मास्टर क्लिप तैयार हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं एक सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, साथ साथ में उस सम के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है. एग्जाम्पल है यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड sold 20,000. सेलिंग प्राइस है ₹10. वेरिएबल कॉस्ट है ₹4. फिक्स कॉस्ट है ₹30,000. ठीक है. अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. कॉस्ट पर यूनिट एंड रुपीज पर्टिकुलर्स. सेल्स 10 रुपीज, तो 10 इंटू 20,000 2 lakhs. ठीक है. लेस वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपीज, 4 इंटू 20,000 80,000. तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाता है तो उनको बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 10 माइनस 4 6 हो गया. 6 इंटू 20,000 1,20,000. लेस फिक्स कॉस्ट 30,000. तो 30,000 डिवाइड बाय 20,000 1.5.
ये आ गया 90,000 इज योर प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक इक्वेशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखो कंट्रीब्यूशन कैसा आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन हो गया। प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया तो प्रॉफिट आ गया। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब भी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, 80,000 प्लस 30,000 कितना हो गया, 1,10,000। अब इसी को अगर हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, सेल्स प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब ही फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, थोड़ा रिवर्स सिचुएशन पे जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस है, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन का, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन अप्रोच जो सम करते समय हमको काम आएगा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अंदर जो जो फॉर्मूला यूज होंगे। तो सबसे पहला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको बोलते हैं पीवी रेशो। ठीक, तो पीवी रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन है 1,20,000 और सेल्स है 2 lakhs इंटू 100। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 2 lakhs इंटू 100 तो 60% है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम है 60%। अभी प्रॉफिट वॉल्यूम होता क्या है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम है दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड द सेल्स। अभी जो 60% है, अगर 60% को लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं 60/100। ये जो 60 है ये है आपका कंट्रीब्यूशन और ये जो है तुम्हारा सेल्स है। इसका मतलब 60% का मतलब कंट्रीब्यूशन 60 है तो सेल्स क्या हो गया आपका 100, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेल्स 2 lakhs है इनटू पीवी रेशो, तो 2 lakhs का 60% निकाला तो 1,20,000 आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। तो इसका मतलब अगर आपको कल कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेल्स इंटू पीवी रेशो करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कल को हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100 करेंगे तो भी पीवी रेशो मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया
पीवी रेशो का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पर पीवी रेशो का एक फॉर्मूला होता है जो हमेशा यूज नहीं होता है। When they will give the two different decades figures, जैसे 2 डिकेड का सेल्स 2 डिकेड का प्रॉफिट दिया होगा तो हम लोग उस समय पीवी रेशो निकालते समय फॉर्मूला यूज करेंगे और पीवी रेशो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, और यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा देंगे। डिफरेंस इन प्रॉफिट है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन द सेल्स, डिफरेंस इन द सेल्स इनटू 100। नेगेटिव फिगर रहेगा उसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए ए फॉर्मूला है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ कि पीवी रेशियो हमारा आया हुआ है 60%। नेक्स्ट फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट या सेल्स। अगर आपको आंसर रुपीस में चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर आपको आंसर यूनिट्स में चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 30,000, पीवी रेशियो था 60%, तो 30,000 डिवाइड बाय 60% तो 50,000। अब इसी को अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 30,000, कंट्रीब्यूशन पर है 6 तो 5,000 यूनिट्स। अभी होता क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट द लेवल of the sales where the company do not get anything, means company having no profit no loss। मतलब ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे कंपनी इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एंड नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस का वो लेवल होता है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी नाउ ही आर सेलिंग 20,000 यूनिट्स एंड अर्निंग द प्रॉफिट 90,000। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देयर सेल्स विल गो डाउन, कम हो रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि कंपनी का सेल 5,000 यूनिट्स हो गया। तो जब 5,000 यूनिट्स होगा तो हमारा यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। अब देखो इसको करके देखते हैं कि समझो 5,000 यूनिट्स है तो 10 इंटू 5,000 तो कितना हो गया 50,000, 5,000 इंटू 4 20,000, ये हो गया 30,000। फिक्स कॉस्ट तो चेंज होता नहीं, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, तो ये कितना हो जाएगा आपका नील, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमको पूछता है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो लेवल है जहाँ पे कंपनी इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एंड इज नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। इसका मतलब कंपनी का जो सेल होना चाहिए हमेशा 5,000 यूनिट्स के ऊपर होना चाहिए, तो ऑलवेज कंपनी विल बी ऑन प्रॉफिट। जिस समय 5,000 के नीचे होगा तो समझ जाएंगे कंपनी का लॉस होना चालू हो गया। इसलिए हर एक कंपनी का जो बॉस होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोप्राइटर होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। और सेल्समैन को हमेशा बूस्ट करता रहता है कि इंक्रीज योर सेल्स, डोंट कम डाउन,
बिलो द 5000, ऑलवेज गो अप फ्रॉम द 5000, 5000 के ऊपर ही रहो, 5000 के ऊपर ही रहो, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमको क्या मिलता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस में और इन यूनिट्स में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS, तो इसका फॉर्मूला है इन रुपीस में और इन यूनिट्स में। तो MOS इन रुपीस इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स है 2 lakhs, ब्रेक इवन सेल्स कितना आया था 50,000, तो हम लोग 1,50,000 के मार्जिन पे चल रहे हैं। मतलब समझो ए लेवल आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का है, हम लोग यहाँ पर है 2 lakhs पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 2 lakhs पे चल रहे हैं और 50,000 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो इतने मार्जिन पे, ये मार्जिन जितना ज़्यादा होगा समझो कंपनी का उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। मोर मार्जिन मीन्स मोर प्रॉफिट। जैसे 2 lakhs का 3 lakhs हो गया, 4 lakhs हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट तो उतना ही रहेगा। तो आपका सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्जिन डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसी को अगर आपको करना है तो फॉर्मूला तो यही रहेगा यूनिट्स के अंदर, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। तो 20,000 इज एक्चुअल सेल्स यूनिट्स है और 5,000 योर ब्रेक इवन सेल्स है, तो 15,000 इन यूनिट्स। ठीक, इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट देखो 90,000 है और पीवी रेशो अपना कितना था 60%, तो 90,000 डिवाइड बाय 60%, तो 1,50,000 आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहला था पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा देखा ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो या फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर यूनिट्स में चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में या यूनिट्स में। शॉर्टकट फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट 2 फॉर्मूला है जो हम बोल सकते हैं फॉर द डिसीजन पर्पस हमको यूज करना है। 4 सेल्स required to earn desired profit। एग्जाम्पल के लिए मुझे इसमें प्रॉफिट 90,000 है, लेकिन मुझे प्रॉफिट 3 lakhs अर्न करना है। मुझे प्रॉफिट 3 lakhs अर्न करना है, तो मुझे कितना सेल्स करना पड़ेगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है सेल्स रिक्वायर्ड इन रुपीस, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है 30,000, हमको प्रॉफिट अर्न करना है 3 lakhs और पीवी रेशो है 60%।
तो 3,30,000 डिवाइड बाय 60%, तो 5,50,000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5,50,000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। इसी को सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट्स करना है, इन यूनिट्स में। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 6। तो 3,30,000 डिवाइड बाय 6, 55,000 यूनिट्स। मतलब जिस समय हम लोग 55,000 यूनिट सेल करेंगे तो कंपनी को 3 लाख का प्रॉफिट होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ रुपीज 8 lakhs। अगर मैंने 8 lakhs का सेल किया तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अगर वो फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे? तो हमको पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है इक्वेशन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आता है। तो थोड़ी देर पहले बताया था कि कंट्रीब्यूशन निकालना है गिवन सेल्स, तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो कर लो आप। तो सेल्स है 8 lakhs, पीवी रेशियो है 60%, फिक्स कॉस्ट है 30,000। तो 8 lakhs का हम लोग 60% निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 4,80,000 माइनस 30,000, तो 4,50,000 का हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एट ए गिवन सेल्स वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में फॉर्मेट को लेके आते हैं और पांचों फॉर्मूला को दिमाग में लेके आते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसा बनाएंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आया, माइनस फिक्स कॉस्ट किया तो हमको मिल गया प्रॉफिट। और उसके बाद हम लोगों ने 5 फॉर्मूला याद किया। पांचों फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद हो गया तो आपको चैप्टर करने आ जाएगा। फॉर्मूले सबसे पहला है पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और चेंज जिसको बोलते हैं डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन चेंज या डिफरेंस इन सेल्स। मॉडुलस का साइन लगा दिया ताकि आंसर नेगेटिव में आता रहेगा तो भी पॉजिटिव में लिखेंगे। नंबर 2 ब्रेक इवन पॉइंट या सेल्स। रुपीस में चाहिए कि आंसर यूनिट्स में चाहिए। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। थर्ड MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अगर रुपीस में चाहिए रहेगा तो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में लिखेंगे, यूनिट्स में चाहिए तो एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में और ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में लिखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट
sales required to earn desired profit. Fixed cost plus desired profit अपॉन पीवी रेशो। जब अपॉन पीवी रेशो करेंगे तो आंसर हमारा रुपीस में आएगा, अपॉन करेंगे तो आंसर रुपीस में आएगा, और इसकी जगह पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दिया तो आंसर किस में आ जाएगा, यूनिट्स में। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रॉफिट एट गिवन सेल्स। तो प्रॉफिट एट गिवन सेल्स, तो प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैसा है, सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट करके आ गया। तो इस तरह से हमने पीवी रेशो याद किया, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, sales required to earn the desired profit, or profit at given sales। 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्मूला आपको याद कर लेना है चैप्टर में। मैं आपको बता दूं, what we are doing is related to TY BCom level, it is not related to the high level स्टैंडर्ड। सो मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ बीकॉम लेवल के वैसे ही करा रहा हूँ, नहीं तो अगर हम डीप में जाके करेंगे तो बीकॉम लेवल के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप, हैव अ नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।